हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सभी उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं चल रहा है एनसीईआरटी से, और बात हम करेंगे। वैसे बात हमें करनी है प्रश्नावली 1.2 का इंट्रो करना है, इंट्रोडक्शन करना है, क्योंकि हमें प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन भी सारे सॉल्व करने हैं। जैसे 1.1 के किए थे हमने, 1.1 के किए थे, उसकी सारी वीडियोज़ चैनल पे उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। चलिए ठीक है, वीडियो नंबर 3 है इस चैप्टर का, ये भी आपको पता है, इसमें ज़्यादा बताने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो टॉपिक आज डिस्कस होगा और जिस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो ऊपर लिखा है, आपके सामने दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मैं भी क्लियर कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे इस चीज़ों को समझते चलेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि थोड़ी सी हिम्मत करके इस वीडियो में आज बैठना है आपको, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है। और मैं ये बता दूँ कि इसमें बहुत सारे बेसिक्स ऐसे क्लियर होंगे कि जो आप लोग ज़िंदगी भर काम में लाएंगे आगे मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो क्या है पहला टॉपिक? प्रमेय हमारे पास में एक इसमें थ्योरम है, एक प्रमेय है 1.2, ठीक। और उसका जो नाम है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, या फिर अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बिल्कुल ठीक बात। इतना आपको समझना है कि ये जो थ्योरम है, अभी जो आपके सामने जो लिखी है, स्टेटमेंट लिखा है, घबराइएगा नहीं, मैं भी इसको पढ़ूंगा। जब तक इसका एक एक शब्द आपको समझ में नहीं आने का, मेरी गारंटी है कि आप लोग इस वीडियो को छोड़ोगे नहीं फिर, ठीक। क्योंकि मैं जिस हिसाब से एक्सप्लेन आपके सामने करूंगा, इसके जितने भी इसमें चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ये तो है एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो लिखी है, अभी मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा। लेकिन फिर इस थ्योरम को मैं अपने शब्दों में आपको बताऊंगा, सिंपल वे में, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक। तो नाम जैसे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसको पढ़ोगे तो शायद ये भूत ही नजर आए, लेकिन भी भूत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये आधारभूत प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है एक्चुअली? वो कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, ठीक, और भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर, को अभाज्य संख्याओं, यानी कि जो अभाज्य संख्या जो होती है प्राइम नंबर्स अंग्रेजी में। तो प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है, या फिर गुणनखंडित का मतलब उसको फैक्टर कर सकते हैं, अभी समझाऊंगा, टेंशन ना लो। अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको, किया जा सकता है। तथा गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय यानी कि यूनिक है। अब मुझे 100% ये पता है कि सभी स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि वीडियो को छोड़ने का मन बना लिया, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ही ऐसी है, इसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा आपको। लेकिन परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है भाई। हम लोगों, मैं आपके सामने इसको एक अलग वे में दिखाऊंगा, अभी एक एक शब्द को समझाऊंगा और अपनी लैंग्वेज में इस थ्योरम को बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ये कह क्या रहा है। लेकिन इससे पहले, इस प्रमेय को पढ़ने से पहले इसके अंदर कुछ भारी भरकम शब्द आए हैं। भारी भरकम शब्द ऐसे नहीं है कि आपने पहले पढ़े नहीं है, पढ़े हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा लाइटली लेकर के आपने शायद उनको सही से समझा है या नहीं समझा है, और वहाँ यहाँ पर उनका यूज़ है। जैसे कि सबसे पहला शब्द तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, पहले नंबर पर तो आपका ये भाज्य संख्याएँ ही होगी, कंपोजिट नंबर जो है ये क्या होता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका ये अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, ठीक है। और एक चीज हो रहा है इसमें आपके पास में, गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन, ये क्या चीज है इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, फैक्टराइजेशन क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। ये भी सब चीजें क्लियर होंगी वन बाय वन, जब तक क्लियर नहीं होंगी आगे चलेंगे नहीं। अभी भूल जाओ, अभी जो स्टेटमेंट पढ़ी है इसको भूल जाओ। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मेरे को पढ़ना है भाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, गुणनखंडन कैसे किया जाता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट। ये 1, 2, 3 और 4 टॉपिक पहले क्लियर कर लो, फिर स्टेटमेंट पे आएंगे, फिर बताऊंगा क्या है ये, फिर इजीली समझ में आएगी चीज। देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। किसकी करते हैं बेटा? भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है कंपोजिट नंबर, मैं लिख चुका हूं पर दोबारा से नहीं लिखूंगा। अब बहुत से स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, 100% पता भी होगा, क्योंकि छोटी क्लास में चीजें थी, ठीक है। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन में बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, कि अगर पहचान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या कि एक से बड़ी, किससे बड़ी? एक से बड़ी, ठीक है, सभी
ठीक है, एक से बड़ी वह सभी संख्याएं, वह सभी संख्याएं, ठीक है ना, जो अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, ठीक है, भाज्य संख्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये बात है भाई। अब आप कहोगे सर जी ये तो दूसरे पे थोपने वाली बात हो गई कि दूसरे कंधे पे बंदूक चलाने वाली बात कि आपने अभाज्य, ये अभाज्य शब्द का इस्तेमाल कर लिया लेकिन अभाज्य पता ही नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बात कर रहे हैं, वीडियो में जुड़ रहे हैं। अभाज्य क्या होता है पहले से ही डिस्कस कर लो यार। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्याएं अंग्रेजी में इनको प्राइम नंबर कहा जाता है। मैंने ऊपर लिख दिया है, कहीं ना कहीं लिखा है, हाँ ये लिखा है, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक। और अभाज्य संख्या की डेफिनेशन थोड़ी बता दूं कि एक से बड़ी, ये भी ऐसे लिखेंगे, एक से बड़ी वह सभी संख्याएं, वह सभी संख्याएं जो केवल वन मतलब संख्या वन है ना, तथा अपने आप से, अपने आप मतलब स्वयं से, इटसेल्फ से विभाज्य होती हैं, ठीक है ना, होती हैं, अभाज्य कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, कहलाती हैं। टेंशन ना लो, ये ऊपर जो भूत बना है इसको सब तक समझाऊंगा नहीं जब तक जाऊंगा नहीं, टेंशन ना लो। अभी सिर्फ बात कर रहे हैं इसमें जो टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। तो हमने अभाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, सिंपल सी बात है, एक से बड़ी वो संख्याएं जो अभाज्य नहीं है ना। और अभाज्य वो जो एक से बड़ी वो है सभी संख्याएं जो केवल एक तथा अपने आप से विभाज्य होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, उदाहरण पे बात करते हैं, एग्जाम्पल। जैसे कि भाई दो है, कुछ लोग तो एक को भी मान लेते हैं लेकिन एक नहीं होती, एक अभाज्य नहीं होती है। हमने लिखा शुरुआत में कि एक से बड़ी की बात कर रहे हैं ना। तो 2 हो गई, 3 हो गई, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक भाई, और फिर 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरीके की संख्याएं हैं, आपने पढ़ी भी हैं, ये सारी अभाज्य हैं। खास बात इनकी आप देखिएगा कि क्या 2 किसी नंबर से कट सकता है, या तो ये 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा, या ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, क्या 2 जो है किसी के पहाड़े में आता है, नहीं, या तो केवल 1 के पहाड़े में आता है या अपने आप के पहाड़े में आता है। 3 की भी यही स्थिति है कि 3 जो बेटा है, 3 या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। 5 की भी यही स्थिति है, 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता, या तो 1 के पहाड़े में आएगा, 1 पंजे 5 है ना, या फिर 5 ही कम 5 या अपने आप के पहाड़े में आएगा। तो सीधी सीधी बात है कि ये सभी संख्याएं जो केवल और केवल 1 या फिर अपने आप से ही विभाज्य होंगी, या तो 1 के पहाड़े में आएंगी या अपने आप के पहाड़े में आएंगी, बाकी किसी और के पहाड़े में नहीं आएंगी, वो सारी अभाज्य संख्याएं हैं। और इनको छोड़ करके, अब यहां लिखूंगा मैं उदाहरण, ध्यान से देखिएगा, यहां उदाहरण लिखूंगा मैं, इनको छोड़ करके एक से बड़ी सभी संख्याएं कौन कौन सी, जैसे 4, क्योंकि एक तो एक से बड़ी ले रहे हैं ना हम लोग, एक से बड़ी, तो 2 3 तो अभाज्य हो गई, तो 4 भाज्य, फिर 4 के बाद आपके पास में 5 यहां आ चुका है, 6, ठीक है ना, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो ये सारी क्या हैं, ये हमारी भाज्य हैं, यानी कि कंपोजिट हैं। ये तो सारी कंपोजिट हैं, अंग्रेजी में क्या अगर बात करें थोड़ी सी, है ना। और ये आपके पास में प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम है, ठीक। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि भाज्य कौन सी हैं, अभाज्य कौन सी हैं। इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी था। एक बार वीडियो देख लूं यार कि रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, कभी सारी मेहनत बेकार हो जाए, ठीक है, ओके। तो सब ठीक है। तो कहने के बाद बेटा ये है कि 2 चीज हमने क्लियर कर दी। अब हम लोग चलते हैं गुणनखंडन के ऊपर। फैक्टराइजेशन क्या है, ये गुणनखंडन, गुणनखंडन बड़ा भारी भरकम शब्द है। फैक्टर करना, गुणनखंड करना, बात यही है। गुणनखंडन का मतलब है कि गुणनखंड करना, ये कहिएगा आप, है ना, एक क्रिया है। तो अगर मैं आपके सामने कोई एक नंबर लेके चलूं, ठीक है, अगर मैं कोई आपके सामने एक नंबर लेके चलूं, मैंने सपोज लिया 90 लिया, ठीक है, क्या लिया, 90। तो 90 के हम लोग बचपन में गुणनखंड कैसे करते थे, ऐसे करते थे ना कि 2 से काट लीजिए पहले इसको, ठीक है, तो आ जाएगा 45,
फिर इसको 3 से काट लीजिएगा तो ये आ जाएगा 15, बिल्कुल ठीक है। फिर इसे काट लीजिएगा 3 से ही, ये 5 आ जाएगा और फिर 5 से जाएगा एक बार। यानी कि कहने की बात ये है कि 90 को हम लोग बेटा लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3, ठीक भाई, और फिर 3 और फिर 5। तो ये है फैक्टराइजेशन। ये क्या है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपके पैक्स में फैक्टराइजेशन। कुछ लोग ना यहाँ पे एस लगाते हैं, तो जेड भी लगा लो, कोई समस्या नहीं है। तो भाषा की थोड़ी सी त्रुटि है एक तरीके से, है ना। तो 90 को हम लोग 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 6 3 18 5 90, बात सही है। तो ये होता है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन हमने क्लियर कर दिया, ये वाला सब क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अरे भाई, इसमें अगर ये जितने भी संख्याएं आती हैं आगे की तरफ, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, अगर ये सब अभाज्य संख्या, अभाज्य ही आती है मोस्टली, अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये ही कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड, है ना। आपके पास में ये क्या कहलाएंगे, इसको आप कहिएगा कि 90 के अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है? ये अभाज्य गुणनखंड है। तो बेटा समझ में आई होगी आपको बात कि सबसे पहला टॉपिक भाज्य क्या होता है, फिर अभाज्य क्या होता है, उसके बाद में गुणनखंडन क्या होता है। गुणनखंडन ये है, किसी भी संख्या के कर सकते हो आप, है ना, सिंपल सी बात है। और फिर अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि अगर हमारे पास में संख्याएं जो गुणनखंड में लिखी हैं अगर वो अभाज्य हो तो अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना। वैसे एक बेसिक तरीका भी होता है जो आपने सीखा होगा कि जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कोई भी संख्या उठाते हैं, जैसे हमने सपोज कर लीजिए, मैं थोड़ा स्पेस लेना चाहूंगा डस्टर से रफ करके। स्पेस कहाँ से लूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीज है यार। चलो यहाँ छोटा सा ले लेते हैं, है ना, इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, है ना, ये इसको हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपके सामने मान के चलो कि मेरे को 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, बेसिकली समझिएगा, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये होती हैं। तो हम लोग इनसे इसको काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले काटते हैं किससे? 2 से। अगर ये 2 से कटता है तो काट देंगे, अगर नहीं कटता, बाई चांस यहाँ 51 होता तो 2 से नहीं कटता, फिर हम लोग किसके पास जाते? 3 के पास जाते। तो हमारे पास ये अभी 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे, क्योंकि देखो अब 27 आया, 27 के बाद 27 आने के बाद में, क्योंकि ये 2 तो काम करेगी नहीं अभाज्य संख्या, इससे नेक्स्ट वाली कौन सी है? 3 है, तो उसको 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 3 9 हो गया। फिर ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि यही 3 काम कर देगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो सिंपली 54 को लिखा जाए, यानी 54 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 9 27 दूनी 54। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो लिखा है ये है 54 के फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, या ये कहिएगा हिंदी में कि 54 के अभाज्य गुणनखंड है। मुझे लगता है समझ में आ रही है चीजें। एक बार और बताना चाहूंगा कि भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और गुणनखंडन और अभाज्य गुणनखंड को समझ लेना जरूरी है अगर इस भूत वाली प्रमेय को पढ़ना है, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझना है, तो आपको जरूरी है कि ये सब टॉपिक्स क्लियर कर लें। बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि ये चीज अब मैंने जब बताई है तो समझ में भी आई होंगी, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें से कुछ अच्छा लग रहा है उसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको रफ करके आगे की तरफ बढ़ूंगा, ताकि इसकी स्टेटमेंट जो है, ये जो लिखा है, इसको मैं अपनी भाषा में आपको समझा सकूं, ठीक भाई। तो चलिए नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। चलिए अब हम लोग इस थ्योरम को अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि इस जो स्टेटमेंट लिखी है इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। इसका मेन निचोड़ क्या है, सार क्या है, हम इसका अब सारांश पढ़ेंगे, यानी कि इसका सार क्या है, मतलब इसका रस निकालना है बस। क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं कि भाज्य संख्याओं का ठीक का भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन, गुणनखंडन मतलब फैक्टराइजेशन, अद्वितीय होता है, अद्वितीय, ठीक है। अद्वितीय को आप कह सकते हैं यूनिक अंग्रेजी में, है ना, यूनिक, QE, यूनिक का मतलब समझाऊंगा क्या मतलब होता है यदि, दूसरा पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट यहीं से लेके नीचे लिखेंगे, यदि
यदि आपके पास में यदि हम अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को इग्नोर करें, इग्नोर के हिंदी में शब्द होगा नजरअंदाज, तो इग्नोर ही लिख दे रहा हूं मैं सिंपल, ठीक है, इग्नोर करें, ये है सार। अब कहो गुरुजी जैसा ऊपर तो करेला था तो जूस भी तो कड़वा ही निकलेगा, लेकिन यार सिंपल है, पीना तो आसान है, करेले को खाना मुश्किल है। तो लेकिन सुनो मेरी बात, अब इसको मैं समझाऊंगा आपको, तब आपको चीज समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा बेटा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए कहा है कि भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, अब दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए भाज्य संख्या क्या है, क्योंकि मैं क्लियर कर चुका। भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन, कोई भी भाज्य संख्या ले लो आप, जैसे 90 लिया था हमने बेटा, है ना, तो 90 का अगर मैं 90 को कहूं, 90 देखो सवाल हमारे पास में एक क्वेश्चन, में क्लास की बात करता हूं, चलिए क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं सबको कि 90 के अभाज्य गुणनखंड करो, 90 के क्या निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड करो, ये है क्वेश्चन। तो मुझे ये लगता है कि क्लास में सभी बच्चे सेम आंसर लाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा 90 कंपोजिट नंबर है नहीं है, मतलब एक अभाज्य संख्या है नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो है अभाज्य नहीं है। अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि ये कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ये बहुत संख्याओं से कट जाएगा, ठीक है, 5 से भी कट जाएगा। तो हमें क्वेश्चन दिया गया क्लास में कि हमने कहा कि इस 90 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो अभाज्य गुणनखंड जब बच्चे करेंगे तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों के आंसर लगभग सेम आ जाएंगे, लेकिन एक चीज में फर्क आ जाएगी, क्या, मान के चलो कि पहले बच्चे ने किया कि 90 के मैं कर रहा हूं 2 से काट रहा हूं, तो कर रहा 2 से गुणनखंड, तो आ जाएगा 45, ठीक है बेटा। फिर उसने किया 3 से तो 15, फिर उसने 3 से किया तो फिर उसने लिया हमारे पास में 5, और फिर 5 से किया 1, यानी कि बच्चा था थोड़ा सिस्टम से काम करने वाला, तो उसने इसके गुणनखंड किए, 90 को लिखा उसने मेरे पास में, ठीक है, कैसे कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, बिल्कुल ठीक है। एक दूसरा बच्चा था नहीं बेचारा, है कि उसने 90 के गुणनखंड किए ऐसे, उसने कहा मैं तो शुरू से 5 से काटूंगा, तो 18 पंजे 90 होता है, फिर यहां करके उसने 3 से काट दिया, ठीक है, और 3 6 18 होता है, यहां के 2 से काट दिया, फिर 3 से काट दिया उसने, 2 आ गया, 2 को सबसे लास्ट में, तो उसने 90 लिखा, कि 90 को उसने कैसे लिखा बताइए, उसने लिखा 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, समझ में आ रही बात, क्रम बदल गया ना, 5 पहले था, यहाँ पे 2 पहले था, 5 बाद में था, लेकिन यहाँ 5 पहले आ गया 2, ऐसे यानी क्रम बदल गया। एक और बच्चा था, मैं यहां करके दिखा रहा हूं, 90 को उसने क्या किया, उसने इस बार 3 से काटा शुरुआत में, और आया 3 से काटेंगे 30 आ जाएगा, फिर वो कह रहा है जी मैं तो 2 से काटूंगा 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर कह रहा है जी मैं 5 से काटूंगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटूंगा 1 आ जाएगा, तो कह रहा है 90 को तो जी मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा कि 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, मतलब है सबका आंसर सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अंतर कहाँ है, अंतर सिर्फ इतना है कि इनके क्रम को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, मतलब इस चीज को इग्नोर कर दिया जाए कि कौन सा संख्या कौन से क्रम पे आ रही है, तो ये सब चीज सेम है, कोई बदल रहा क्या, कुछ बदल रहा क्या, इसमें इसमें इसमें, ये जहां स्टार बनाओ इस वाले को देखेगा, इस वाले को देखेगा, इस वाले को देखेगा, क्या इन तीनों पैटर्न में कुछ चेंज हो रहा, क्या चेंज कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ चेंज हो रहा है इनका क्रम। और थ्योरम कहती है कि अगर क्रम को, अगर हम अभाज्य गुणनखंड के क्रम को इग्नोर कर दें तो भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय, मतलब यूनिक का मतलब होता है इकलौता, दुनिया में बदलेगा नहीं, वो हमेशा सेम रहेगा। ये मान लीजिए अद्वितीय का मतलब है हमेशा सेम रहने वाला, यानी कि आपके पास में यूनिक रहेगा, इसके जैसा दूसरा नहीं होगा, मतलब ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी यही है, बस फंडामेंटल थ्योरम, यानी कि आधारभूत प्रमेय कहती क्या है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उन सबको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और जब वो गुणनखंडन आएगा यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बेटा, वो जो होगा वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना है कि उसमें क्रम को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। कभी कहो कि कहां
इसे तो 2 शुरू में है, 5 बाद में है, यहाँ 5 पहले है, यहाँ 2 बाद में, तो कैसे यूनिक हो गया? ये चीज सेम कैसे होगी? ये सेम ही है, लेकिन पहले ही भाई साहब ने कह दिया, ऊपर में भी लिखा, देखो ऊपर भी लिखा, ये देखो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम बिना अद्वितीय, ठीक है, यानी कि बिना शब्द इस्तेमाल किया, ये मतलब इग्नोर कर रहा है उस चीज को, क्रम को हमें डिस्कस नहीं करना है। अब आप कहोगे सर ये बड़ा खिचड़ी सी हो गई कि क्या है क्या नहीं है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस भूत को मैं हटा करके एक बार इसको दोबारा से रिकॉल करना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर मैं इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं और फिर बात करता हूं। देखिए मैं इस भूत को हटा दे रहा हूं पहले, ठीक, आपके पास में ये मैंने हटा दिया पूरा का पूरा भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, इसको नहीं हटाऊंगा, ये मैंने खुद बनाया अपने हिसाब से कि सिंपल बना करके। हमें कहा है भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, यानी ये बात कहिएगा कि कोई भी भाज्य संख्या उठाइए, कोई भी भाज्य संख्या, मान के चलो मैंने इस बार उठा ली बेटा, मैं उठा दे रहा हूं, क्या लें बताइए, 40 ले लेते हैं, ठीक है, ये भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं मैं, करो, 2 से कर दिया तो 20 आ गया, फिर 2 से कर दिया तो 10 आ गया, फिर 2 से कर दिया तो 5 आ गया, फिर 5 से कर दिया तो 1 आ गया। तो यानी कि 40 को मैं लिख पा रहा हूं बेटा कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है ना आपके पास में। और कुछ लोग कैसे करेंगे भाई कि 40 को क्या भाज्य गुण कर रहा हूं मैं 5 से करूंगा पहले, तो आ जाएगा 5 8 40, फिर 2 करेंगे 2, फिर आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि 40 को सर जी लिखा जा सकता है 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें फर्क क्या है यार, इसमें फर्क क्या है? कुछ भी फर्क नहीं है, दीज आर सेम, ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन क्रम का फर्क है, क्रम को इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है आपके पास में। तो अभी मैंने आपको जो बात समझाई है वो प्रमेय ये कहती है कि भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो हमेशा सेम आते हैं। बस अब मोटी मोटी बात कि भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड सेम आते हैं, मतलब कोई भी भाज्य, एक भाज्य संख्या की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि सभी के सेम आते हैं, कोई एक अगर अभाज्य संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड अगर आप अलग अलग विधियों से करोगे, अलग अलग अभाज्य संख्याओं से काट के करोगे, तो वो हमेशा सेम आएंगे, यूनिक आएंगे, अद्वितीय आएंगे। और बस सिर्फ आपको इग्नोर किसको करना रहेगा कि क्रम पे ध्यान नहीं देना कि कौन सा नंबर कहां बैठा है, कौन सी संख्या कहां आ रही है, ठीक है। क्योंकि गुणा में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, गुणा कर लो 40 ही आएगा, फिर भी गुणा करोगे 40 ही आएगा, चाहे इसमें देख लो किसी भी तरीके से गुणा करोगे 90 ही आएगा। तो मुझे लगता है अब ये थोड़ी सी बात समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए अब मैं, अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर मैं इन चीजों को हटा दे रहा हूं, मैंने कहा था मैं सब हटा दे रहा हूं, अब अगर मैं ये 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने, ये क्वेश्चन दिया था ना मैंने, ये पहले स्टूडेंट को दिया था, ये दूसरे स्टूडेंट को दिया था, ये तीसरे स्टूडेंट को दिया था, है ना आपके पास में, और तीनों ने आंसर निकाले थे, इसने आंसर निकाले थे ये वाले, इसने आंसर निकाला ये, और इस वाले ने आंसर निकाला ये। तीनों के आंसर जो है अद्वितीय तो हैं, क्रम को ध्यान में ना रखा जाए तो। अब अगर एक लाइन कह दी जाए टेंशन खत्म हो जाएगी सारी, कि अभाज्य गुणनखंडों को एक क्रम में लिखा जाए, को आरोही क्रम में लिखा जाए। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, है ना, बढ़ता क्रम, या अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, ठीक है आपके पास में ऑर्डर में लिखा जाए, तो तब इनके आंसरों की क्या स्थिति बनेगी। तो पहले वाले स्टूडेंट का आंसर क्या बनेगा भाई, असेंडिंग का मतलब बढ़ता क्रम, सबसे पहले छोटा 90 को लिखा जाएगा, कैसे, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, ये नहीं कि ये तो इसका आ गया। दूसरे स्टूडेंट का आंसर क्या आएगा, ये था, लेकिन लिखना किसमें है, बढ़ते क्रम में, तो उसमें सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, तो आप लिखोगे 90 बराबर होगा 2 शुरू में आ जाएगा, फिर 2 से बड़ा 3 है, फिर 3 है, फिर 5 है, बिल्कुल ठीक है। तीसरे स्टूडेंट की स्थिति क्या बनेगी बेटा, वो 90 को कैसे लिखेगा, वो लिखेगा बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, और फिर 3 है, फिर 5 है। अगर हम एक कंडीशन लगा दें
कि या तो उन अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में लिखो या घटते में, अभी बढ़ते की बात कर रहे हैं, बढ़ते क्रम में लिखा जाए, फिर वो इग्नोर करने वाली कंडीशन भी खत्म हो गई। फिर कहने की बात ये है, फिर तो 100% क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक, यानी कि अद्वितीय ही आपके पास में आंसर आएगा। अद्वितीय का मतलब है कि ये सब एक जैसे ही होंगे, दुनिया में कोई ताकत नहीं है इनको बदल दे। बिल्कुल ठीक बात है। तो बस मोटी मोटी बात समझ लो, स्टेटमेंट जो मैंने बताई है आपको बेटा उसको याद रख लो, जो अभी लिखा था उसको थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा वीडियो को एक दो बार और देख लेना, थोड़ा रुक रुक के देख लेना, या अगर समझ में नहीं आ रहा पहले क्वेश्चन कर लेना, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा पहले क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, उसके बाद वापिस इस आधारभूत प्रमेय को समझने का प्रयास करिएगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और मैं अब एग्जाम्पल्स पे चलता हूं। किस पे चलता हूं, एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स जो है आप अपनी एनसीईआरटी की किताब उठाइएगा और एक एक एग्जाम्पल के अंदर एक एक कहानी है, ठीक है, और वो कहानी क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये कहानी आपको समझ में नहीं आई तो क्लास 10th तो खराब होगी होगी। क्लास 10th में तो चलो नंबर ले भी आओगे इस चैप्टर को ड्रॉप करके कि चलो इस चैप्टर को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन बेटा आगे जिंदगी भर ये चीजें बहुत परेशान करेंगी आपके सामने, ठीक है। चलिए, लेकिन हम इतना दिक्कत देंगे ही नहीं। हमारे पास उदाहरण नंबर 5 है। कौन सा है, उदाहरण नंबर 5 है, 5 एग्जाम्पल है, ठीक है। कह रहा है संख्याओं, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, है ना, कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार करें, ठीक है, विचार करें, ठीक है, कीजिए, है ना, ये कीजिए करना है हमें, विचार कीजिए, ठीक है, विचार कीजिए कर रहे हैं अभी, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो हमें कह रहा है जांच कीजिए, जांच कीजिए, क्वेश्चन एक बार लिख दे रहा हूं मैं ताकि पॉइंट समझाने में इजी रहता है फिर, है ना। जांच कीजिए कि, जांच कीजिए कि गलत लिख रहे हैं ना भाई, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य यानी कि 0 है ना, शून्य पर समाप्त हो। अभी समझा रहा हूं बेटा, टेंशन ना लें, समाप्त होता है, ठीक है, अभी समझा रहा हूं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, एक बात सुनिएगा मेरी, पहले तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 4 की घात n है, n कुछ भी नंबर हो सकता है, n कैसा नंबर है, n कैसा नंबर है, n कोई n एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृत संख्या तुरंत माइंड में आना चाहिए, प्राक संख्या कौन सी होती है, विच आर यूज इन काउंटिंग, जो गिनने में प्रयोग की जाती है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ही जिंदगी भर चलता रहेगा, सारी की सारी क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करें जो कहना चाह रहा है, n का कुछ भी मान अगर हम लें, जैसे n का मान सपोज कर लीजिए, n का मान मैं 3 लेता हूं, तो 4 की घात 3 का मतलब हो गया 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौके 64 आ गया। तो ऐसे ही n के मान तो हम कुछ भी ले सकते हैं, n का मान आप 1 भी ले सकते हो, n का मान 2 भी ले सकते हो, n का मान 3 भी ले सकते हो, n का मान 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले, 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे रख रख के देख लेंगे या नहीं, ऐसे रख रख के देख लेंगे, लेकिन क्या यही करोगे आप, फिर तो कुछ काम रहा ही नहीं आप लोगों को। n के मान रखते जाओ भाई साहब, संख्याएं तो आपको पता है कि प्राकृत संख्याएं तो आप अनंत हैं, तो क्या सारे केस डिस्कस कर लोगे, नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पता करना है, हमें ये कह रहा है वो कि n के किस मान के लिए, जैसे इसमें हमने 3 रखा था तो 64 वैल्यू मिली थी, तो
तो यहां पे आपके पास में लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। n का ऐसा क्या मान रखा जाए कि ये लास्ट की डिजिट 0 हो जाए। वो पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि क्या n का कोई मान ऐसा हो सकता है कि n का मान हम यहां भरें और जो इसका जो मान निकलेगा उसमें कुछ भी नंबर आएंगे और लास्ट वाले डिजिट पे, लास्ट वाले अंक पे हमारे पास 0 आ जाए। क्या ऐसा कुछ है? ये हमें देखना है क्वेश्चन के अंदर। डस्टर कहाँ है यार, हाथ में रखना पड़ता है, गंदा बहुत हो गया। चलिए, तो इसके लिए एक ट्रिक है, एक बात है, मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूं और यहां से मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। ये पॉइंट जरा नोट कर लेना। अच्छा सुनिएगा जरा, ये बताइए 0 आएगा कब? 0 केवल और केवल एक कंडीशन में आ सकता है। बिल्कुल बारीक सी बात करें कि अगर 2 और 5, अगर किसी संख्या में, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अगर आ जाता है, 2 5 2 5 10 होता है, 0 आ जाता है इजीली, है ना। तो अगर किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के अंदर 2 और 5 आता है तो ये 100% है कि उसके लास्ट वाला जो अंक होगा उस संख्या का वो 0 ही होगा। सीधी बात है। यानी ये बात कहिए आप, जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल से बात करता हूं, एग्जाम्पल से मान के चलो कि मेरे पास में है 40 ही है, इसके लास्ट में 0 है, वेरीफाई कर लेते हैं। अगर इसका मैं प्राइम फैक्टर करूं, जो ये अभी किया था मैंने कि 40 के हम लोग करते हैं 2 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, देखिए 2 5 आ रहा नहीं आ रहा ये, इसकी लास्ट के अंक पे क्या है? 0 है। एक ऐसा देखो जिसके लास्ट में 0 नहीं है, 48 है, इसमें 0 नहीं है। देखते हैं इसका प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। 2 से करेंगे तो 24 आएगा, 2 से करेंगे तो 12 आएगा, 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1 आएगा। इनके 48 को लिखा जा सकता है, इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, और गुणे 3। अब इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 2 गुणे 5, ये जोड़ा चाहिए। अगर लास्ट के अंक में 0 चाहिए तो उसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, यहां भी तो 0 नहीं है ना, यहां भी तो 0 नहीं है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपके माइंड में बेटा कि अगर हमें किसी भी संख्या के आखिरी अंक, लास्ट वाला अंक जो होगा, अगर वो 0 चाहिए तो मैं नोट बना के लिख दे रहा हूं, तब आपके पास में मैं लिख दे रहा हूं नोट बना के, क्या लिख दे रहा हूं कि अंतिम अंक 0, ठीक है, यानी कि 0 होने के लिए संख्या, ये जो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में एक जोड़ा 2 गुणे 5 होना चाहिए। ठीक है, ये नोट एक पॉइंट बन गया। अगर आपको लास्ट के अंक में, ऐसा कोई अंक है लास्ट के अंक में 1 0 चाहिए, ठीक है ना, आपके पास में 0 चाहिए, तो उसमें एक जोड़ा मतलब ये होना चाहिए 2 गुणे 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कहने की बात ये है 2 गुणे 5 होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर हमें चाहिए बेटा 2 0, कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों पे 0 हो, तो सिंपल सी बात है, अंतिम 2 अंकों पर, 2 अंकों में 0 होने के लिए पूरी लैंग्वेज ये लिखी जाएगी, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 जोड़े, कितना? 2 जोड़े, मतलब 2 गुणे 5 और फिर 2 गुणे 5, या सीधी सीधी बात कहें 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अगर 1 चाहिए 0 तो केवल 2 की घात 1 5 की घात 1 चाहिए। अगर
आपको 2 जीरो चाहिए लास्ट के अंकों पे, तो सीधी सी बात है 2 की घात 2 और 5 की घात 2 चाहिए। ऐसे ही अगर आपको 3 चाहिएंगे तो क्या चाहिएगा, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 चाहिएगा। तो सीधी समझदार बच्चे हो आप, समझ सकते हो उन चीजों को, ठीक है, पॉइंट को नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन पे आते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे पास जो संख्या है वो 4 की घात n है, और 4 की घात n को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2, इसके प्राइम फैक्टर तो 2 गुणे 2 ही होंगे, करके देख लो। अभाज्य गुणनखंड की घात n, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 की घात n, या फिर आप ये कहिएगा, अच्छा आप इसमें यही देख लीजिए, बाकी की बात क्या करनी, डस्टर कहाँ गया मेरा, अच्छा हाँ, बात क्या करनी बाकी आप खुद ही देख लीजिए बेटा इसमें कि क्या, इसको आगे ले जाने की जरूरत है ही नहीं। इसमें 5 है, इसमें 2 तो है, हमें तो क्या चाहिए था, 2 और 5 चाहिए था ना, तो उसमें तो हमारे पास 5 नहीं है, तो ये लिख सकते हैं 2 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, ठीक है। अतः n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, जो वो कह रहा है ना, मान के लिए 4 की घात n अंक 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। दैट्स ऑल क्लियर, समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लो यार, कोई दिक्कत फिर भी रहती है, कुछ पॉइंट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, पता तो चले बीमारी क्या है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है ना आपके पास में। तो दैट्स ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 5। मैं 5 को रफ कर दे रहा हूँ और चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। अब आप कहोगे सर जी वो जो थ्योरम भाई भूत वाली बताई थी उसका यूज कहाँ हुआ है, अभी होगा यूज उसका भी, टेंशन ना लो। यूज कहाँ हुआ, यूज तो इसमें भी हुआ है इसका यार, पता नहीं भूल गया। अभी जो लिखा था हमने 4 की घात n इज इक्वल टू, लिखा था 4 क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है या नहीं है, या है। और भाज्य संख्या को हम कैसे व्यक्त कर रहे हैं, देखिए ये इसके ये क्या है, ये क्या है, ये अभाज्य गुणनखंडी तो है। तो ये तो बात कही थी उस थ्योरम में कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यही तो बात बताई थी उन्होंने, यही तो यूज है। इतनी सी बात थी, शुरू में ड्रामा ज्यादा हुआ है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना है भाई, क्या कर सकते हैं। अब आप चलिए जरा एग्जाम्पल आगे और डिस्कस करेंगे इन चीजों को, थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके चलता हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। और 6 क्या कह रहा है, बोर्ड को थोड़ा अच्छे से साफ कर लूं ताकि क्लियरिटी आ जाए, और कुछ ना, तब तक आप लोग भी अपनी किताबों को थोड़ा ढंग से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें एक चीज आती है, हाँ ये भी अच्छी चीज है, उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल जो हमारे पास में है उदाहरण नंबर 6, वो कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंडन विधि से, ठीक है, एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है भाई, ये कह रहा है ना, एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। चलिए बात करते हैं अभी धीरे धीरे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको कहते हैं, कि प्राइम फैक्टराइजेशन है ना आपके पास में, फैक्टराइजेशन, ठीक है, आपके पास में प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ लोग यहाँ पे जेड की जगह एस इस्तेमाल करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो एस भी यूज कर सकते हो। मेथड है ना आपके पास में, मेथड, ठीक है, METHODE, ठीक है आपके पास।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये विधि क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसी पे डिस्कस करना है। अब सीधी सीधी बात है, साथ साथ उसकी भी बात करते चलेंगे जो भूत था, यानी कि कौन सा, अंक गणित के आधारभूत पर में हम लोगों को यह कहा है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सिंपल अगर हम इसकी बात ना करें तो थोड़ा सा बचपन में जाएं, अगर हमें कोई कहता था कि 6 और इसके 6 का और 20 का एचसीएफ एलसीएम निकालना, तो कैसे निकालते थे कि हम 6 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। दैट मीन्स इट्स वेरी सिंपल टू राइट कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। फिर हम लोग 20 को लिखेंगे, 20 के प्राइम फैक्टर 2 करेंगे 10 आ जाएगा, 2 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इनके 20 को हम लोग लिख सकते थे कैसे कि 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 5, ठीक है मेरे भाई। और अगर एचसीएफ लिखते थे, एचसीएफ होता था आपका म से, ठीक है ना, किसका, 6 और 20 का एचसीएफ अगर लिखें तो मैसे का मतलब होता था महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों जगह हो और हाईएस्ट हो। तो मुझे लग रहा है कि 2 है, तो यहाँ 2, इसका एचसीएफ तो 2 आ जाएगा। और जब एलसीएम निकालते थे आप, 6 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो तरीका ये था कि जो कॉमन गुणनखंड होता है उसको तो एक बार लिख देंगे, यानी कि इन 2 में से तो 1 आ जाएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। 3 गुणे 2 गुणे 5, यानी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना आपके पास में। तो जो एलसीएम है 6,20 का, वो तो हमारे पास बेटा इतना आ जाएगा, और एचसीएफ जो है वो आ जाएगा इतना आ जाएगा। दैट्स अ सिंपल मेथड जो हम पहले यूज करते थे। सिंपल तो ये भी है क्योंकि पढ़ा नहीं है इसलिए टफ है। तो ये तो था एक, लेकिन हमें कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है हम लोगों को। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है? सबसे पहली बात, काम आपको क्या करना है, क्योंकि ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, और आधारभूत पर में ये कहती है गणित, अंकगणित की, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल। तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को करूंगा आपके सामने, बाय यूजिंग, किसका प्रयोग करते हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, कि मैं 6 को पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखूंगा। और अभी किया था मैंने उसको, अभी ये किया था कि 6 को मैंने ऐसे तोड़ा था कि 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 1, तो इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे 3। इट्स वेरी सिंपल। फिर मैं 20 को भी अभी लिखा था मैंने, 20 को कैसे लिखा था, 20 को लिखा था मैंने 20 को कि 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इतना करने के बाद में देखिए 2 की घात 1 और 3 की घात 1 और फिर 2 की घात 2 और 5 की घात 1, इतना करने के बाद में जो ये काम मैंने किया है इसे घातों के रूप में लिख लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा घात का जिक्र होगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जो हम एचसीएफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ किसका लिख रहे हैं, 6 और 20 का लिख रहे हैं। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत क्वेश्चन होंगे, इस पे बहुत प्रश्न करेंगे इस मेथड पे, किस पे, इस वाले पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर अभी क्लियर नहीं होगा ना इस क्वेश्चन से, तो आई थिंक जब नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, एक और क्वेश्चन करूंगा, तब क्लियर हो जाएगा। तो जो एचसीएफ होता है आपके पास में बेटा, ध्यान से सोच समझना इस चीज को, जो एचसीएफ होता है उसको कैसे लिखते हैं। पहले तो जो संख्याएं दी गई इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया, फिर उनकी घातों के रूप में लिख लिया। और एचसीएफ जो होता है उसको थोड़ा सा समझ लें लैंग्वेज में, क्या कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों जगह, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, कॉमन अभाज्य गुणनखंड की कम से कम घातों वाले, कम से कम क्या, कम घातों वाले, कम घातों वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अब आप गुरुजी इतना सिंपल चीज को इतना कठिन क्यों बना रहे हो? अरे अब देखो, लैंग्वेज में लिखने में कठिन था लेकिन समझने बहुत आसान है।
समझिएगा। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 है, देख लो 2 यहां भी है 2 यहां भी है। कि कम घातों वाले, अब कम घात वाला कौन सा है इनमें? 2 है, एक ही है भाई। कम घात तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो आपको कम घात लेनी 1 है। बाकी और कोई कॉमन है ही नहीं, अगर कोई और होता तो गुणा में आ जाता, फिर ये गुणनफल वाला टर्म भी काम में आ जाती। तो 2 की घात 1, ये केवल इसका एचसीएफ बनेगा। एचसीएफ कितना आ गया किसका? 6,20 का एचसीएफ आ गया हमारा ये। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 6,20 का एलसीएम कैसे लिखेंगे? ठीक है नहीं, वो होगा सभी या प्रत्येक लिख लीजिए, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल। मतलब ये क्या चीज है? अभी क्लियर करूंगा। इसमें प्रत्येक कितने हैं भाई? 2 है, फिर 3 है, 2 तो लिख ही दिया पहले से, 5 है। इनकी हमें अधिकतम घात लेनी है। अधिकतम घात का मतलब 2 की अधिकतम घात क्या है? 2 है। 3 की अधिकतम घात क्या है? 1 है। 5 की अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो कर लो कितना? 4 गुणे 3 गुणे 5 और 4 3 12 5 60, 60 आ जाएगा। इसका मतलब जो एलसीएम है 6,20 का वो कितना है? 60 होगा। मुझे लगता है समझ में नहीं आया होगा अभी भी। ये लैंग्वेज क्या ड्रामेबाजी है ये वाली, इसको आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो प्रैक्टिकली सोचिएगा, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली। अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी इतना ही रखते हैं इसमें। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा। ये मेथड जो है इसको मैं क्लियर करूंगा, अभी परेशान ना हो। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं आपको यहीं पे ही थोड़ा सा। आप अगर एक चीज देख पा रहे हो इसमें थोड़ी सी, वो क्या है कि अगर मैं इस पहली संख्या और इस दूसरी संख्या की गुणा करूं, 6 गुणा 20 करूं, तो बराबर होगा, देखिए किसके? एचसीएफ गुणा एलसीएम के। एचसीएफ गुणा एलसीएम के। देखिए एचसीएफ कितना दिया जाएगा? कितना? 120, और एचसीएफ कितना था? 2, और एलसीएम कितना था? 60। तो 120 बराबर 120। ठीक है, तो इससे हमें एक रिजल्ट मिलता है। मैं इस एग्जांपल को तो रफ कर रहा हूं, एक रिजल्ट निकाल के दिखाता हूं आपको, वो आपके काम में आएगा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इस चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए, यदि नोट कर लीजिएगा इसको, यदि ए बी कोई भाज्य या भाज्य कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्राकृत संख्याएं है ना, कोई प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, या कोई संख्याएं हैं, तब ध्यान दीजिए, तब ए गुणा बी हमेशा बराबर होगा एचसीएफ ऑफ ए बी गुणे एलसीएम ऑफ ए बी। तो ये एक फॉर्मूला है जिसका मैं एक्सरसाइज के अंदर प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करूंगा और एक एग्जांपल में भी आगे करूंगा। यानी कि 2 संख्याओं की अगर मैं गुणा कर दूं, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि पहली संख्या, इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, बराबर होता है मास गुणा लसा। ये पढ़ा है ना। तो बात वही है कि अगर 2 संख्याएं आपके पास में हो और उनकी गुणा करी जाए तो उनका गुणनफल सदैव ही उनके मास और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज थी मेन बात जो है, वो इस मेथड को क्लियर करने की है अभी, क्योंकि वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बड़ा डाउट हो रहा हुआ इसमें। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा इस वाले को, ठीक है, इसका यूज करूंगा मैं आगे। चलिए रफ कर लें, ठीक। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 से, और 7 में भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का ही हमें डिस्कस करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें 96 और 404 का एचसीएफ निकालना, और उसके बाद में हमें एलसीएम निकालना है। तो अब कैसे करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। हमने कहा था कि जो आपको नंबर दिए गए, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं,
96 है, क्या है 96 है। इसके पहले अभाज्य गुणन करिएगा आप, 2 से काटिए 4 8, फिर 2 से काटिए 2 4, फिर 2 से काटिए 12, फिर 2 से काटिए 6, फिर 2 से काटिए 3, फिर 3 से काटिए 1। मतलब 96 को लिखा जा सकता है मेरे भाई 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणे 3 के रूप में। यही तो कहती थी अभाज्य गुणनखंड विधि कि आप जो अभाज्य गुणनखंड है उनको घातों के रूप में लिखना है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा नंबर है 404, उसको कहाँ कर लूँ, यहाँ कर रहा हूँ मैं 404 को। 2 से करें तो 2 0 2, फिर 2 से करें 1 0 1, और 1 0 1 तो किसी के पाड़े में आता ही नहीं, कटेगा ही नहीं किसी से, क्योंकि कन्फर्म है ये तो अभाज्य संख्या है। तो ठीक है कोई बात नहीं, 101 के 101 से ही चल जाएगा एक बार। तो हम लोग 404 को लिखेंगे कितना बेटा, 2 की घात 2, क्योंकि 2 गुणे 2 है ना, और गुणे 101 है ना। तो लेट अब मैं पहले निकाल रहा हूँ SCF। क्या निकाल रहा हूँ, SCF। तो SCF बराबर होगा, SCF किसका, 96, 404 का। क्या बताया था, लैंग्वेज में मत जाइएगा, जो पहले लिख दिया अब नहीं लिखूंगा, अब सिर्फ डायरेक्ट बताऊंगा। जब SCF निकालते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, SCF जब निकालते हैं तो कॉमन गुणनखंड की जो घात है वो कम से कम घात को लेते हैं। कॉमन गुणन, कॉमन कौन सा है में, 2 है, और 2 की कम से कम घात कौन सी है मेरे भाई, 2 है, ये वाली 2, क्योंकि ये 5 है ये 2 है, तो हम इसको लेंगे। तो यानी कि आपके पास में आ गया 4 आंसर। क्लियर है। अब अगर हम लोगों को क्या निकालना पड़ जाए, हम लोगों को क्या निकालना पड़ जाए, एलसीएम निकालना पड़ जाए। क्या निकालना पड़ जाए, एलसीएम। किसका निकाला एलसीएम, 96 और 404 का। उसने ये कहा था कि सभी गुणनखंड, प्रत्येक गुणनखंड को लिख लो एक बार, कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, घाते मत लिखो, 3 है, फिर 2 तो आ ही चुका यहां, और 101 है कि अधिकतम घातें। तो 2 की अधिकतम घात कौन सी है, 5 ले लेंगे। यानी कि एलसीएम में तो लेनी है अधिकतम घातें और उसमें लेनी है मिनिमम घातें। और 3 की अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है, तो 1 आपके पास में। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणे 3 गुणे 101, यानी कितना आ जाएगा, 96 है ना, 3 दूनी 6, 96 गुणे 101, और मुझे लग रहा है 96 आ जाएगा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी, अभी एक एग्जाम्पल वो करेंगे तब क्लियर होंगी। तो ये तो था आपका, इसने कहा है कि पहले आप एचसीएफ निकालिएगा और फिर इसका एलसीएम निकालिएगा। अच्छा, एलसीएम निकालने का एक तरीका और था, वो क्या था, सेकंड मेथड में बता रहा हूँ, सेकंड विधि। कि हमने भी अभी पढ़ा था कि ए गुणे बी बराबर होता है, अभी नोट लिखवाया था एक पीछे, कि एचसीएफ ऑफ ए बी गुणे एलसीएम ऑफ ए बी। तो अब ए की जगह क्या है हमारे पास में, 96 है, बी की जगह 404 है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह 96 भर दूं, इसकी जगह 404 भर दूं, बराबर एचसीएफ कितना निकाला है हमने भी, इसका 4 भर दूं, गुणा इसका एलसीएम हमें निकालना है, किसका, 96 और 404 का। तो इसको बटे में ले आओ, 96 गुणे 404 बटे 4 बराबर जाएगा एलसीएम किसका, 96 और 404 का। तो जब इसे काटा पीटी करोगे इसके साथ में आपके पास में, तो सिंपल सी बात है, ये भी आपके पास में वही आंसर आएगा, 96, ये आप करके देख लीजिएगा, 100% आएगा। मतलब ये भी एक विधि है करने की, चाहे तो ऐसे कर लो। ठीक भाई, तो अब एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद जो है समाप्त करेंगे वीडियो को, एग्जाम्पल, और एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करूंगा ताकि सारी चीज़ों को समेट दूं। तो उदाहरण नंबर 8 कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 में क्या स्थिति है बता रहा हूं आपको भी। चलिए देखिए भाई, 8 में कहा है, उदाहरण नंबर 8 बेटा मुझे कहा है, उदाहरण नंबर 8, ठीक है ना, कि संख्याएं दी हैं, संख्या 6,72 और तथा 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंडन है ना,
विधि, अब जो हम कर रहे हैं वही तो है ये, से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो, यही तो है, ये तो कह रहा हूं। तो भाई क्या है, पहले 6 के आप, जो हमारी पहली संख्या है 6 के आप प्राइम फैक्टर कर लो। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं अब, ठीक है। तो 6 के प्राइम फैक्टर कर लो, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 को लिखा जाता सिंपल, यहां लिख दूंगा मैं। 6 को लिख रहा हूं मैं 2 गुणे 3, और 2 की घात भी 1 है, 3 की घात भी 1 ही है। फिर मैं लिख रहा हूं 72 को करूंगा मैं, 72 के गुणनखंड 72। 2 से जब मैं करूंगा तो आ जाएगा 36, फिर 2 से मैं करूंगा तो आ जाएगा 18, फिर 2 से मैं करूंगा तो आ जाएगा 9, फिर मैं 3 से करूंगा तो 3, और 3 से करूंगा तो 1। तो बेटा मेरे पास जो 72 है उसको लिखा जा सकता है 1 2 3, 2 की घात तो आ जाएगा 3 गुणे 3 की घात आ जाएगा 2। बात समझ में आ रही है। अब 120 को देखिएगा, 120 हमारे पास, 120 को तोड़ लो, थोड़ा ऊपर कर लो, बड़ी संख्या है। 2 से करेंगे तो 60 आएगा, फिर 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 120 को जो लिखेंगे बेटा वो लिखा जाएगा कितना, 2 की घात तो कितनी बन जाएगी 3 गुणे और 3 गुणे 5। अब ये परफेक्ट है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस विधि को समझने का, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये क्या है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस विधि को समझने का, इस वाली को, प्राइम फैक्टर वाली को। क्या कहा था, मैं लिख रहा हूं भाई, पहले लिखूंगा मैं एचसीएफ। एचसीएफ किसका, 6,72,120 का। क्या कहा था, वो जो लैंग्वेज लिखी थी खराब सी, उस पे ना जाकर के मेरी बातों पे सुनना, मेरी बात सुनना। मैंने कहा था जब भी एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो जो कॉमन गुणनखंड है, कॉमन कौन सा है भाई, कॉमन 2 भी है, 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, फिर 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, पूरे 3 भी आ जाएगा। जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन गुणनखंड लिखे जाएंगे यहां, और कॉमन गुणनखंडों की भी घात मिनिमम ली जाएगी। अब इन पूरे ये इन तीनों जगह में यहां पे, यहां पे, यहां पे 2 की सबसे कम घात देखेगा, 1 है देखो, और 3 की सबसे कम घात देखेगा, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो 1 ही है, तो 3 दूनी 6, तो ये तो आ गया एचसीएफ, आंसर आ गया भाई। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब एलसीएम जैसे निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम कितना निकलेगा किसका, 6, 72 और 120 का एलसीएम क्या निकलेगा। उसमें कहा था कि प्रत्येक गुणनखंड लिखना है, प्रत्येक का मतलब है कि 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है, फिर देखो 2 है, 3 है, 2 तो आ ही चुका, 3 भी आ चुका, और 1 आ गया 5। और इन गुणनखंडों की अधिकतम घात को लिखना है। इसमें कम से कम लिख रहे थे, इसमें अधिकतम को लिख रहे थे। देखो इसमें तो केवल कॉमन आते थे, समझिएगा, इसमें सभी आएंगे, प्रत्येक आएगा। तो 2 की घात अधिकतम कितनी है इसमें, 3 है, तो 3 आ जाएगा। 3 की घात अधिकतम कितनी है इसमें, 2 है, देखिए आप, अधिकतम घात 2 है, और 5 की अधिकतम घात 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 गुणे 9 गुणे 5, या कितना आ जाएगा आपके पास में, 8 पंजे 40 गुणे 9, 9 चौक 36, 360 है ना। ये इसका क्या बनेगा, एलसीएम। बाकी कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई होंगी। दैट्स, ये आज का लास्ट एग्जाम्पल था। तो मैं एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से कराना चाहता हूं ताकि क्लियरिटी और आ जाए। इसको नोट कर लो, करना चाहते हो तो मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ठीक है, मेरे को निकालना है एक मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहा हूं क्लियर करने के लिए। क्या कि 18, 48 और आपके पास में ले लो 60 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंडन विधि है ना, खंडन विधि से, जो कि फंडा भी बताया। तो चलिए इसको समझ लीजिए। 18 के फैक्टर करिएगा पहले, कैसे लिखेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 1, तो 18 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 की घात कितना आ जाएगा 2,
फिर 48 है, 48 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 से काटेंगे तो 24 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। तो जो 48 है वो आ जाएगा 2 की घात 3 गुणे 3। फिर मेरे को लेना है किसको, 60 को। 60 के प्राइम फैक्टर अगर मैं करूं, 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, ये तो अभी शायद ये वाला अभी वाला एग्जाम्पल ही हो गया, उसी तरीके का है। तो फिर 3 से काटो तो 5, 5 से काटो तो 1। तो यानी कि हमारे पास जो 60 है उसको लिखा जा सकता है 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको, मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको कैसे लिखना है एचसीएफ किसका, 18, 48, 60। ये कहा गया है एचसीएफ में भी, बात सुन लीजिएगा। एचसीएफ में क्या कहते हैं कि जो कॉमन फैक्टर हैं, कौन से हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, तो 2 गुणे। कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां 3। कॉमन फैक्टरों का गुणनखंड करना है, गुणा कर दी, लेकिन इनकी घात जो है जो तीनों जगह में मिनिमम होगी, कम से कम होगी, वो लेनी है। अब देखिए 2 की घात सबसे कम कहाँ है, ये 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात सबसे कम कहाँ है, 1 है, तो हम 1 ले लेंगे। और 3 की घात सबसे कम, देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो कम कहाँ है, 1 है, तो केवल 6 आ जाएगा, ये 6 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर मुझे निकालना हो एलसीएम किसका, 18, 48 और 60 का, तो उसमें कहा जाता है कि हमको लेने प्रत्येक गुणनखंड, प्रत्येक गुणनखंड मतलब हर एक गुणनखंड लेना है। प्रत्येक को लिखो, 2 है, फिर आपका 3 है, यहाँ 2 तो आ ही चुका है, 3 भी आ चुका है, फिर केवल बचा 5 है, प्रत्येक आगे, सब आगे ना इसमें भाई, एक ही तो बार लिखना, बार बार थोड़ा लिखना। अब इनकी घातों में 2 की वो घात लेनी जो अधिकतम होगी, क्या लेनी है, अधिकतम घात। कौन सी लेनी है, अधिकतम घात। तो 2 की घात 2 यहां है, 2 की घात 3 यहां है, 2 की घात 1 यहां, तो अधिकतम तो 3 है, तो 3 ले लेंगे। और 3 की अधिकतम घात कहां है, 2 है, तो 2 ले लेंगे। और 5 की अधिकतम घात कहां है, 1 ही है, तो उसे सॉल्व कर लेंगे। 8 गुणे 9 गुणे 5, तो 40 गुणे 9, 360 ही आ जाएगा इसका भी। तो ये है तरीका भाई, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ये सारा का सारा 1.2 के लिए हमने किया। अब आप इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आधा घंटा ब्रेक लेने के बाद में आप प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन कर दोगे अगर आपने तरीके से वीडियो को देखा होगा तो। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसका सॉल्यूशन लेके ही आऊँगा 1.2 का, लेकिन कुछ अपने दिमाग की बत्तियाँ भी जलानी जरूरी है आपको। तो आप लोग आराम से बैठ करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करें, ठीक है। फिर जब वीडियो को देखोगे तो और चीज़ें अच्छी से समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए आज इतना रखते हैं, फिर आगे की बात आगे करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।